नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो सुपाच्य भोजन के लिए काम करते हैं, प्राकृतिक खेती के लिए काम करते हैं। और यदि प्राकृतिक खेती है तो हमें ऐसा भोजन मिलने वाला है जो सुपाच्य होगा। ऐसे प्राकृतिक खेती के नायक रमेश मीनान जी, जो दूर उत्तरकाशी में हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंचोली जी। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए सीधे आपके साथ बातचीत का माहौल बनाता हूं और ये कोशिश करता हूं, ये जानने की कोशिश करता हूं कि जो ये प्राकृतिक खेती है, जैसे आपकी एक लाइन दे रखी है कि अप्राकृतिक खेती जहर और प्राकृतिक खेती जहर मुक्त। जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। तो ये कैसा आया ये कि आपको इसी ओर ध्यान देना है? मैं जब 4-5 साल पहले जब मैं प्राइवेट जॉब करता था जी, तो उसके बाद कोरोना आने के कारण जो है सभी को घर आना पड़ा, मुझे भी आना पड़ा जी। तो जब 1-2 महीने घर पे रहा जी। उसके बाद जब कुछ काम धाम था नहीं तो ऐसा एक दिन टीवी देख रहा था। टीवी पे गुजराती चैनल है, उस पर डॉक्टर सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती के जनक हैं उनका कार्यक्रम चल रहा था। तो मैंने देखा उसमें कि जो हमारी देसी गाय है, जो लोकल गाय है, उस गाय के गोबर और गौमूत्र से जो है किस प्रकार जो है खेती की जा सकती है, किस प्रकार हम जो है रसायन को त्याग करके प्राकृतिक खेती कर सकते थे। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने उस पर जो है मनन करना शुरू किया और देखते देखते मैंने जो है उसमें जैसे हम उसमें जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसके जो 4 स्तंभ होते हैं। अच्छा। प्राकृतिक खेती के। अच्छा। पहला आपका जो है ये हमारा जो है बीजामृत। अच्छा। ये बीजामृत तैयार किया पहला। हाँ, ये पहला वो है, उसका सिद्धांत है। अच्छा। तो ये बीजामृत जब हम इसको बनाते हैं हाँ। तो इसमें हम जो है आपका जो है प्लास्टिक एक बैरल लेते हैं और उसमें जो छोटा बैरल 40-50 लीटर का, उसमें 20 लीटर हम जो है पानी डालते हैं। 20 लीटर पानी हो गया, 5 लीटर उसमें जो गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र, जो हमारी देसी पहाड़ी गाय है, शुद्ध जो हमारी लोकल गाय है। अच्छा। किसी भी क्षेत्र की, हमारी उत्तराखंड की बद्री गाय, बद्री हमारी तो बद्री गाय है। जैसे अन्य स्टेटों में अलग अलग गाय है। अच्छा। तो हमारे यहाँ बद्री गाय है। तो बद्री गाय का जो गोबर है, अच्छा, उसको 5 किलो गोबर लेना है। 5 किलो गोबर। 5 किलो गोबर हो गया। 20 लीटर पानी। 20 लीटर पानी। अच्छा। और 5 लीटर गौमूत्र। 100 ग्राम जो है जो आपके जो पीपल का जो पेड़ होता है, हाँ। उसमें जीवाणु की संख्या ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ जी। अगर कहीं पे पीपल का पेड़ ले तो आप बड़ का पेड़ भी ले सकते हैं। अच्छा। तो उसकी जो मिट्टी है वो उसमें जीवाणु की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा। उसके बाद आप जो भुजा हुआ चूना, अच्छा। 50 ग्राम या वो लेके उसमें आप जो है डाल सकते हैं प्लास्टिक के बर्तन में, ड्रम में। 20 लीटर पानी हो गया, 5 लीटर गौमूत्र हो गया, 5 किलो गोबर हो गया और आपका जो है 100 ग्राम मिट्टी और 50 ग्राम उसमें जो है भुजा हुआ चूना। अच्छा। इनका मिश्रण आप करके इसको 48 घंटे के लिए छायादार जगह पे रखना है, किसी बड़े बर्तन में। हाँ, प्लास्टिक का होना चाहिए। उसमें एक चीज इसका एक फैक्ट ये भी है। अच्छा, वो बर्तन प्लास्टिक का होना चाहिए। प्लास्टिक का होना चाहिए। इसमें आप जो है किसी प्रकार का धातु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें आपको जो प्लास्टिक का ड्रम ले सकते हैं या फिर आप कहीं पे अगर मिट्टी खोद के उसमें जो है एक गड्ढा करके उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कोई टंकी बना सकते हैं और उसमें भी प्लास्टिक ही डालना है। प्लास्टिक का डालना है, या फिर आप ईंट की जो बना सकते हैं उसमें सीमेंटेड बना सकते हैं ताकि लीक ना हो जो हमारा जो मटेरियल है। ठीक है। तो जब ये 48 घंटा जब इसके पूरे हो जाएंगे, सुबह शाम इसको जो सुई की नोक में, सुई की दिशा में इसको सुबह शाम 2 मिनट के सुबह 2 मिनट के शाम को इसको घोल के रखना है। अच्छा। 48 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जैसे आपने कल जो है बीज को शोधन करना है, बीज बोना है आपने। अच्छा। तो एक दिन पहले उसको जो है एक बर्तन में लेके दूसरे बर्तन में जो आपने वो कर रखा है उसका मतलब जिसमें आपने बीजामृत बना रखा है, हाँ। या तो उसमें या फिर दूसरा बर्तन ले सकते हैं प्लास्टिक हाँ। का। हाँ। तो उसमें आप जो है जितने आपने क्वांटिटी रखनी बीज की, अच्छा, उतना ही आप उसको जो है ले सकते हैं। जैसे ये जो मात्रा है, जैसे 5 किलो बीज हाँ, है, तो उसके लिए कम लीजिए। ये जो इतनी मात्रा है 100 किलो बीज का इसमें जो है शोधन कर सकते हैं। 1 लीटर? नहीं, 1 लीटर नहीं, ये जो 20 लीटर पानी वाले जो पूरा हमारा जो ये मटेरियल जो तैयार हुआ, हाँ। उसमें आप जो है 100 किलो बीज का शोधन कर सकते हैं। अच्छा, इसका शोधन करने से क्या मतलब सुरक्षित रख सकते हैं? सुरक्षित नहीं, उसका मतलब ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट। अच्छा। इसका ट्रीटमेंट करना अगर कोई बीज खराब है या फिर भविष्य में इसमें कोई कीड़ा ना लगे, अच्छा। तो उसके लिए आप जो इसमें जब शोधन करोगे इसका, अच्छा। तो वो बीज खराब नहीं होगा। बिल्कुल। और जो खराब बीजों को पानी में ऊपर आ जाएगा।
अच्छा। हाँ, इसकी एक खासियत है कि जब इसमें डालोगे हाँ। तो जैसे कई बीज के अंदर का जो वो होता है वो तो बंद रहता, हाँ, तो वो खराब ना हो, तो उसको डाल के जैसे वो खराब होगा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। पर आ जाएगा। क्या उसके बाद आप जो है जब इसको इसका शोधन आप कर लोगे, हाँ। तो उसके बाद आप इसको किसी छायादार जगह पे, अच्छा। हाँ, इसके जो जितने भी मटेरियल है ये सब सारे छायादार जगह पे रहेंगे। हाँ। तो इसको हम जो है मतलब इस पे डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, और ना ही इस पे जो है कोई बारिश का पानी ये पड़ना वाला? चाहिए। हाँ, ये आपका जो है ये जो बीजामृत है, ये बीजामृत है। ये अच्छा, ये आपने लिखा हाँ, ये बीजामृत है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये तो ये 1 लीटर है। हाँ, 1 लीटर तो थोड़ा सैंपल के लिए ला रखा है मैंने। हाँ, वो इसलिए ज़्यादा मात्रा में कहाँ लाते हैं, सैंपल के लिए ला रखा है। हाँ, हाँ। तो पहला स्तंभ हो गया बीजामृत। उसके बाद आता है जीवामृत। जब आप जो है बीज को आप जो खेतों में बोओगे, तो पहला सिद्धांत बीजामृत। हाँ, बीजामृत। दूसरा जो स्तंभ है वो ये आपका जो है जीवामृत है। जीवामृत है, बिल्कुल। तो जीवामृत जब आप बनाओगे, इसको आप जो है बड़ी मात्रा में जितनी आपकी ज़मीन है, मतलब 20 से 25 नाली में आपको जो आपको अगर बनाना है तो उसमें आपको 200 लीटर का एक बैरल लेना है। अच्छा। अगर आपने बड़ी मात्रा में इसको बनाना है, हाँ। 200 लीटर का एक बैरल ले लिया। उसके बाद उसमें जो है 180 लीटर भरना है पानी। अच्छा। 180 लीटर पानी भर के उसमें जो है आपको जो है 10 किलो गोबर, गाय का गोबर होना चाहिए, और चीज का गोबर ना। अच्छा, और कोई गोबर नहीं चलेगा गोबर इसमें भी? बिल्कुल, ये शुद्ध दाई, मतलब ये जो प्राकृतिक खेती है, ये देसी गाय आधारित खेती है। अच्छा। इसमें ना बैल का चलेगा, ना भैंस का चलेगा। अच्छा। अन्य कोई गोबर नहीं चलेगा। अच्छा। अन्य पशुओं का नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो जब इसका जो वो किया गया, टेस्ट किया गया, तो इसके 1 ग्राम गोबर में, जो गाय का गोबर है, अच्छा, 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। 1 ग्राम गोबर में, 1 ग्राम गोबर में गाय के? जी बिल्कुल। और अगर आप इसको 1 ग्राम गोबर में जब इतने हैं, तो 10 किलो में कितने होंगे? असंख्य होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जब आप पानी में मिलाओगे, 10 किलो आपका जो है गोबर हो गया, और 10 लीटर आपका गौमूत्र, 10 लीटर आप जो है गौमूत्र लोगे। अच्छा। इसको मिलाना, 2 चीज हो गई। ठीक है। तीसरी चीज है बेसन, दाल की बेसन, जो दलहन दाल है हमारी। अच्छा। उसको आप जो घर की दालें हैं, अच्छा, उनको आप जैसे चना हो गया या फिर कोई और दालें हैं, तो उनको जो आप जो है पिसवा के उसमें यूज कर सकते कितना मतलब? 2 किलो। अच्छा। 200 लीटर बैरल में 2 किलो लगेगा। अच्छा। ये बड़ी मात्रा में ना, मतलब 25 से 30 नाली का वो बता रहा हूँ मैं आपको इसको। हाँ, मतलब अगर 30 नाली के जमीन पे आप अगर प्राकृतिक हाँ, खेती बिल्कुल करना प्राकृतिक चाहते हैं, खेती करना, और उसमें जीवामृत इसकी अगर आपने क्वांटिटी डाली, है। इसकी क्वांटिटी है ये। ठीक है। एक टाइम के लिए, एक बार के लिए आपको 30 नाली, 25 से 30 नाली के लिए 200 लीटर का वो बनाना है अगर आपको जीवामृत, तो उसमें 180 लीटर पानी हो गया, और 10 किलो गुड़ हो गया, 10 किलो गोबर हो गया, 10 लीटर गौमूत्र हो गया, 2 किलो बेसन हो गया, 2 किलो गुड़। गुड़ और बेसन जो है ये जीवाणु की संख्या ज़्यादा बढ़ाते हैं। अच्छा। ठीक है। आपकी जो दलहनी दालें हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हो गई, 4 आइटम हो गया। 5वां होगा आपका जो मेड़ की जो मिट्टी है, वही मिट्टी हर जगह पड़ेगी, जो जीवाणु युक्त मिट्टी होगी। आप चाहे जीवामृत बनाओ, चाहे बीजामृत बनाओ, चाहे घन जीवामृत बनाओ। अच्छा। ये हर जगह जो है मिट्टी की मात्रा उसमें होनी जरूरी है। लेकिन जब हम जो है बीजामृत तैयार करते हैं, तो उसमें आपको गुड़ और बेसन की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें सिर्फ आपको जो है, जो अभी बताया मैंने, वो चीज़ें पड़ेगी। तो ये तो जीवामृत और बीजामृत हो गया। ये क्या चीज़ है? नहीं, अभी इसके बाद इसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई। अच्छा। तो जब इसको आप तैयार करोगे, तो इसमें जो जितने भी आइटम हमारे थे, जितनी भी सामग्री थी, इसमें भी प्लास्टिक का बर्तन यूज होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो है लोहे का या कोई और चीज़ का, धातु नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इसमें जो है सिर्फ प्लास्टिक का ही यूज होना। अच्छा। या फिर आप जो है मिट्टी का बर्तन, लकड़ी को यूज कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार मेटल नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा। तो जब ये इतनी सामग्री आप जब इसमें डालोगे ड्रम में, तो बेसन जब आप उसमें डालोगे, पानी में डालोगे, तो उसके बुलबुले उठते हैं। उसका ये ध्यान रखें उसमें बुलबुले ना आए। अच्छा। तो घुमाना नहीं पड़ेगा? घुमाना क्यों? घुमाना तो बाद की बात है ना। अच्छा। उसको ढंग से मिला के उस पर पानी में मिलाना है। अच्छा। वैसे आपका जो गोबर है वो ज़्यादा पुराना ना हो। अच्छा। 2 दिन 3 दिन पुराना चल जाएगा। लेकिन गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना चलेगा। अच्छा। हाँ, इसका एक भी फैक्ट है कि गौमूत्र जितना पुराना होगा वो चल जाएगा। लेकिन अगर गोबर पुराना हो, नहीं चल पाएगा, ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो 2-3 दिन पुराना जो गोबर हम उसको लेके अच्छे से उसको मिला के गौमूत्र में उसको मिला सकते हैं, या फिर पानी के साथ उसको जो है मिला सकते हैं। तो उसको मिलाने के बाद जो है उसको आप जो है ड्रम में डाल दिया, और 48 घंटे तक
इसका भी एक वही है, जितना जो टाइम इसमें लगा बीजामृत में वही जीवामृत में लगा। 48 घंटे तक इसको आप जो है छायादार जगह पे रखोगे और सुबह शाम सुई की दिशा में एक समय सुबह एक समय शाम को इसको आपने जो है घुमाना है। फिर उसको जो है छायादार जगह पर रख के, हाँ बिल्कुल क्लॉकवाइज उसके ऊपर जब आपका ये तैयार हो जाएगा, उसको जो है जो जूट वाली जो बोरी होती है, जूट वाली बोरी से जो उसको ढकना है। अच्छा, हाँ, उसको खुला नहीं रखना, उसको ढक के छायादार जगह पे रख दिया। अब जब आपके जो है 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, जीवामृत जब बन के 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो पहला छिड़काव जो आप खेतों में करोगे वो आप जो है 21 दिन की जब आपकी फसल हो जाएगी, तो अंकुरण निकल जाएगा, तो 21 दिन बाद करना है। 21 दिन बाद पहला जो छिड़काव होगा जीवामृत का वो 21 दिन बाद होगा। तो 21 दिन का जो पहला छिड़काव होगा उसमें आप जो 200 लीटर पानी में जो है पूरी जितनी भी आपका, अगर जो आपको जैसे 25 से 30 नाली की, 30 नाली का लगभग 30 नाली की, 25 से 30 नाली, उसमें उतना ही पानी मिला के पहला, या तो आप जो है ड्रिप से करिए, स्प्रिंकलर से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी जो नहरें हैं, जब आप सिंचाई करोगे खेत की, तो नहर के माध्यम से जो है आप आराम से उसको घोल के सारे खेतों में मिल जाएगा, वो अपने आप मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया पहला छिड़काव। अब दूसरा छिड़काव आप जो है फिर 21 दिन बाद करोगे। अच्छा, उसमें आप क्या करोगे, लगभग जो है 100 लीटर पानी लोगे और 10 से 15 लीटर जीवामृत उसमें मिला देंगे। फिर धीरे धीरे इसकी संख्या कम हो जाएगी। तो जब आप दूसरा छिड़काव करोगे उसमें कम पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और जीवामृत की मात्रा कम होगी। और तीसरा जब छिड़काव करोगे तो उसमें आप जो है 100 लीटर 150 लीटर में जो है करीबन जो है आपका जो है 10 से 15 लीटर फिर आप तीसरे छिड़काव में करोगे। और जो चौथा छिड़काव होगा उसका जीवामृत का, तो चौथा छिड़काव आपका जब आपके क्या कहते हैं, जब उसमें वो निकलना शुरू हो जाएगा, फसल के जो दाने निकलने शुरू हो, दूधिया कहेंगे जिसको, उस समय आप उसको जो है जो आपके जो खट्टी छाछ होती, अच्छा, मट्ठा जो होती है, उसका जितनी पुरानी मट्ठा होगा उतना बेस्ट रहेगा। अच्छा, उससे क्या होगा, फंगस नहीं लगेगी उस पे फसल खराब नहीं होगी। तो उसको आप जो पानी के साथ भी मिला सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जीवामृत, बीजामृत। अब जो तीसरा आ गया घन जीवामृत, ये आ गया आपका, ये जो घन जीवामृत है, हाँ। ये हमने बना रखा है। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, ये चीजें, इसकी प्रक्रिया तो आपने ये मुझे देखिए आप। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या, ये कितना वजन होगा अभी, ये 250 ग्राम? हाँ, 200-250 ग्राम हाँ, होगा। ये है ना? हाँ जी, ये घन जीवामृत, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये जो तीसरा स्तंभ हो गया घन जीवामृत। हाँ, घन जीवामृत जब हम बनाते हैं, हाँ, तो इसके लिए क्या करना हमने कि जो जितना तो इसमें हमने यूज किया गोबर, जितना यूज जिसमें हमने गोबर करना था वो तो किया। उसके बाद आप जो है जो बचा हुआ गोबर है, गाय का जो बचा हुआ गोबर है, वो आप जो है लगभग जो है जितना आपका जो पुराना गोबर होगा, हाँ, करीबन 1 कुंटल के आसपास, हाँ, 1 कुंटल के आसपास आप जो है उसको जो है इकट्ठा करके उसको कुछ दिन खुली जगह पे सुखा के, उसको जब आप सुखाओगे तो उसके बाद उसमें क्या करना है कि जो प्रक्रिया हमने इसमें की थी जीवामृत में, जो प्रक्रिया हमारी जीवामृत में रही, वही प्रक्रिया जो उसमें करनी है। अच्छा, हाँ, मतलब ये प्रक्रिया तीनों में होती है? हाँ, तीनों में। ये थोड़ा हटके है। अच्छा, ये थोड़ा अलग सा है, ये अलग है। हाँ। इसमें बेसन और गुड़ यूज नहीं होता। जो अच्छा, इसमें बेसन और गुड़, बेसन गुड़ यूज होगा, इसमें नहीं होगा? इसमें नहीं होगा। जो आपका बीजामृत, हाँ, इसमें नहीं होगा बीजामृत, इन जो 2 चीजें हैं, हाँ, इसमें होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो जैसे हमारे पास 1 कुंटल गोबर तैयार हो गया, तो 1 कुंटल जो गोबर है उसको हमने क्या करना है, उसको थोड़ा फैला देना, एक बोरी बिछा के उसको पूरा फैला के उसको सुखाना है। फिर उसमें आप जो है 5 लीटर आप जो है गौमूत्र या 10 लीटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, 10 लीटर गौमूत्र हो गया, 10 लीटर आपका जो है 10 लीटर गौमूत्र हो गया, हाँ, और 2 किलो जो है गुड़ हो गया, 2 किलो बेसन हो गया, और इसी प्रकार जो है चूना और वो भी क्या नाम लेते हैं उसका आपका जो है जीवाणु युक्त मिट्टी, उसको डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसको फिर छोड़ देना है, उसको सुखा के छोड़ देना है। अब जैसे वो ज़्यादा जब टाइट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो जो है थोड़ा उसको गुठलियाँ बढ़ेंगी, तो उसको क्या, हाँ, थोड़ा पीट पाट के, हाँ, जब आपको लगे कि बिल्कुल सही हो गया, सूख गया, तो उसको छान के, अच्छा, या तो छान के रख सकते हैं या फिर ऐसे आप जो है भंडारण कर सकते हैं। अच्छा, तो उसका इस्तेमाल जो आपका जो घन जीवामृत है, हाँ, उसका इस्तेमाल आप जो है लगभग
6 महीने तक कर सकते हैं। किसका? हाँ, ये 6 महीने तक क्या है, इसमें जो खेतों में यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, 6 महीने के अंदर अंदर आप जो इसको कितनी बार जितनी मर्जी आप उतनी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको कोई लिमिट नहीं इसकी। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें शुद्ध हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रसायन का वो नहीं है, मिश्रण नहीं है। अच्छा, थोड़ा मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी जी कि जीवामृत, बीजामृत, जी जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत, ये जी जी ये तीनों तो आपने एक प्रॉपर एक तरीका बताया कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हमको ये तीनों करना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज आ रही है कुल मिलाकर के, इसमें पशु होना बहुत जरूरी है। पशु बिल्कुल बिल्कुल। देख, पशुपालन मैंने करना, आपको पहले ही बता मतलब दिया। बिना पशुपालन करना, नहीं नहीं नहीं, और वो भी देसी गाय, देसी गाय, अगर आप बद्री गाय हमारी, बद्री गाय है जो, या फिर किसी भी क्षेत्र, ऐसा नहीं है, तो पूरे भारतवर्ष में इसमें जो है भारत सरकार का भी इस पे पूरा जोर है हाँ, कि कम लागत पे अधिक खेती, मतलब कम लागत खेती, कम लागत की खेती, मतलब किसानों की आय दुगुनी चौगुनी करनी। तो यही एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से जो है किसान अपनी आय को जो है दुगुनी तुगुनी कर सकता है। तो क्योंकि चलिए, ये तो आपने प्राकृतिक खेती के तरीके बता दिए हैं। जी जी। और दूसरा आप ये समझाने की कोशिश करो कि जब आप तो एमएनसी में भी काम करते थे, उसके बाद आप ठेकेदार थे बड़े, तो बेसिकली ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो खेती में कम ध्यान रहता है, तो करवाने पे उनका ज़्यादा विश्वास रहता है, करते कम है। तो कैसा एकदम उसके विपरीत होगा कि रमेश मीनान एकदम करने में आ गया, करवाने में नहीं। और आपने जो खेती की है उस कितने लोग प्रभावित हुए कि इतने 3-4 सालों में, या अब कितना कोरोना के बाद आपने शुरू किया, तो 4 साल से आपने जो इसको शुरू किया है, 4 साल में किस तरह का बेनिफिट मिला आपको? सर देखिए पंचोली जी, इसका जो मेन कारण रहा वो रहा कोरोना। सभी को पता है कि जो बाहर जो हमारे जो पलायन किया था जिन लोगों ने, सारे घर, आपको पता है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन उत्तराखंड में हो रहा। हाँ। तो जब लोग घर आए तो जिनका तो ये था अच्छी सैलरी थी या फिर फिक्स नौकरी थी, फिक्स नौकरी तो हमारी भी थी, ऐसा नहीं कि हमें किसी ने हटाया, हम खुद स्वयं से नौकरी छोड़ के घर आए। तो कहने का मतलब हमें ये लगा कि हमने जो 15 साल हमने जब कंस्ट्रक्शन लाइन में दिए, 15 साल अपने जो जीवन के सबसे कीमती समय था जो हमारा, वो वहाँ दिया। उसके बाद जब हम जब घर आए तो देखा हमने किया, हमने 15 साल वहाँ गुजारे, फिर हमें क्या हासिल पाया? क्या कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि हमें घर भी ना छोड़ना पड़े और घर के पास ही रहे, और हमारी जो पुश्तैनी जमीन दिन रात बंजर पड़ी। हमारा दुर्भाग्य ये पहाड़ का कि हमारा जो पहाड़ का नवयुवक है वो बाहर जाके होटलों में काम करने के लिए राजी। कितनी नाली जमीन है मेरे पे? तो अभी ज़्यादा अपनी खेती तो मेरी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो गांव के जो ऐसे लोग हैं जो अभी सरकारी सेवा दे रहे हैं, उनकी जमीन भी आपके पास है? बिल्कुल, कई लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे परिवार से हैं कि जो इस समय जो है सरकारी नौकरियों पे, और उनकी ज़मीन जो है बंजर होने के कगार पे थी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं इस ज़मीन पे जो है अच्छा फसल उगाई जाए, और फिर उनका भी फायदा ये कि उनकी ज़मीन जब वो रिटायरमेंट आएंगे तो वो अपने घर पे आके जो है अपनी खेती को सुरक्षित पाएंगे। और फिर हमारा भी फायदा था कि हमने जब इस लाइन पे काम करना ही करना है तो अच्छे ढंग से क्यों ना किया जाए और बड़े स्तर पे क्यों नहीं किया जाए। तो इसके लिए हमने जो है धीरे धीरे 2 खेत, 4 खेत, 5 खेत, 10 खेत इस प्रकार से जो हमने जो है पूरे खेतों में जो फसलें लगानी शुरू की। अच्छा, तो क्या क्या कितने प्रकार की फसलें कृषि में तो जो हमारे जो पहाड़ी में होते जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, या फिर दालें हो गई, या फिर मसाले हो गए। मोटा अनाज में क्या क्या? मोटा अनाज में से मंडवा हो गया, अच्छा, जंगोरा हो गया, अच्छा, ये चीज़ उगाते हैं। कौनी हो गई, अच्छा। और बागवानी में इस बार हमने जो एप्पल मिशन से जो हमने जो है सॉरी उससे जो हिमोथान करके एक संस्था है, अच्छा, टाटा हिमोथान, उन्होंने हमारे भटवाड़ी ब्लॉक में जो है अच्छा करीबन 3000 के आसपास जो पेड़ हैं, अच्छे नस्ल के पेड़ दिए। सेब के? हाँ, सेब के, बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा काम करे उत्तरकाशी में। तो उनके माध्यम से जो हमने जो है अपने बगीचे में प्लांट लगाए हैं, कई लोगों ने लगाए। अच्छा, मतलब ऐसे लोग थे हमारे लोग जो अभी जो है ये जो उच्च स्तरीय कीमत के जो पौधे हैं उनको नहीं लगा पाते लोग, लेकिन उनकी हेल्प से लोगों ने लगाए। तो आप जो मोटे अनाज और तमाम और जो खेती नकदी फसलों में जो आप करते हैं, जी। उसके बाद आप फल उत्पादन का काम भी कर रहे हैं, पेड़ भी लगाना शुरू कर दिया। आपका जो ये टोटल रसायन खाद इसमें नहीं डालते? बिल्कुल 1% 5 साल से। पहले को तो खैर वैसे हमारे पहाड़ी में रसायन का उपयोग कम ही होता है, लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे लोग जो बाजार की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है, फोकस है लोगों का, अपने घर की चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं। अब कितने लोगों ने सीख लिया आपसे? सर अभी तो लगभग 1000 के आसपास मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा,
और मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम साथ मिलकर जो है इस खेती को बढ़ावा दें। जो उत्पाद आप तैयार कर रहे हैं खेतों में, उसकी डिमांड क्या है बाजार में? डिमांड में ये लगा लीजिए, हम व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं, कई ग्रुपों से जुड़े, ऑल इंडिया के ग्रुपों से जुड़ा। अच्छा। तो अगर कोई पोस्ट हमने डाल दी तो उसकी इतनी डिमांड आ जाती है कि हमें उसकी पूर्ति कर पानी मुश्किल हो जाती है। इतनी डिमांड है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल मतलब अगर आपने व्हाट्सएप में किसी बिल्कुल ग्रुप व्हाट्सएप में डाल अगर दिया कोई है, मैसेज कर दे कि ये मेरे पास उपलब्ध है, आज की डेट में हम जो जितने भी ग्रुप हमारे हैं, हम जिनसे भी जुड़े हैं, वो एक विश्वसनीय ग्रुप है। अच्छा। तो हमारे जो उत्पाद हैं हमारे हैं या किसी और के, तो वो एकदम मतलब हमें हमारा माल कभी रुकता नहीं है। तो कौन कौन सी फसल की कितना क्विंटल आप उगाते हैं एक साल में, और कितने मार्केट करते हैं, और क्या बेनिफिट्स है उसमें? थोड़ा आंकड़ों के हिसाब से आप ज़्यादा बताएंगे तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैंने इसका कभी वो आंकलन नहीं किया। लेकिन इतना है कि जो हम बाजारों में जो नौकरियां करते थे उससे बेहतर है। अच्छा। जो खर्चे हमारे बाजारों में थे, जब हम बाहर देते घर से, तो अगर उसका खर्चा जोड़ जाए तो लाखों में जा रहा है वो हिसाब। क्योंकि बाजार में सब्जी खरीदनी है, सब्जी मोल की है, कमरा मोल का है, पानी मोल का है, बिजली मोल की है, आना जाना मोल का है, और एक चूल्हा घर में जल रहा है, एक जब जाम बाजार है। हाँ। तो अगर उसका हिसाब देखा जाए तो हम लाखों की बचत में इसमें, और कमा भी रहे हैं। कमा भी रहे हैं। अच्छा। तो अभी जो आपका जो सेंटर है, हाँ जी, जहाँ आप ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आजू बाजू के लोग या देश भर के या हमारे राज्य के कितने लोग आपके पास आए जो प्राकृतिक खेती सीख करके गए हैं? हाँ। और उनका रिस्पांस क्या है? हाँ, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बताइए। ये लगा दीजिए कि कई संस्थाएं आ गई मेरे यहाँ पे। अच्छा। जो अच्छे कृषि के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, हाँ। वो हमारे यहाँ पर भ्रमण मतलब विजिट करते हैं। अच्छा। और वो देखते हैं और सीख के जाते हैं। अच्छा। और उनका बराबर जो हमसे संपर्क बनाए रहता है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को खेतों में अपनाएं और लोगों को जो है इसका फ़ायदा हो। जो रासायनिक खेती है, इससे क्या हो रहा है कि एक तो हमारी ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर पड़ रही। रसायन भी इतना अताधुंध जो है रसायन का उपयोग जो है खेतों में किया जा रहा है कि जो हमारे मित्र कीट है वो सारे खत्म हो गए, और जमीन के स्थिति ये हो गई कि वो जो है बंजर होने के कगार पे आ गई। तो अगर हम इस चीज़ को अगर त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इस रसायन को छोड़ेंगे नहीं, तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत भयावह होगा, मतलब भयानक होगा। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज का जो बच्चा है, बूढ़े ने तो खैर अस्वस्थ रहना ही था, लेकिन आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो जवान हैं, उनको कई प्रकार की बीमारियों ने जो है घेर लिया। कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, कितनी सारी बीमारियां जो लोगों को जो है जीवन तबाह कर दिया। उसका कारण क्या है? ये केमिकल है। जब तक हम लोग केमिकल से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो सकता। सुधार नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो खेती बाड़ी करें, जो हम खाएं वो बिल्कुल शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार का कोई रसायन का जो है मिश्रण ना हो। तो जब आपने शुरुआत की, ऐसा कोई किस्सा है? जब आपने शुरुआत की तो कोई किस्सा है आपके सामने, या कोई चुनौती क्या है? बिल्कुल सर, इस काम को करने में चुनौती क्या है? चुनौती तो देखिए, हम लोगों के लिए सबसे जो किसान है वो सबसे ज़्यादा जो उसको समस्या आ रही है वो है जंगली जानवरों से। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो है खेती बाड़ी तो हम करते हैं, लेकिन क्या होता है 6 महीने तक हम इंतजार करते हैं कि भाई हमारी फसल तैयार होगी, आएगी। हम पता नहीं क्या क्या सोच रखता है, लेकिन एक रात 1 घंटे आके सारी फसल का जो तहस नहस जो है जंगली जानवर करके चले जाते हैं। तो उससे होता क्या कि आदमी जो सोच रखी है वो डाउन हो जाती है। जो आदमी का ये प्रोग्रेस जो स्तर होता है, बढ़ने का जो स्तर, वो स्वाभाविक गिरेगा ही। जब उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो कहाँ से फिर आदमी प्रगति करेगा? तो कहने का मतलब है कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान, वैसे तो अच्छा ध्यान दे रही है इस समय केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी जो है इस पर जो है अच्छा काम कर रही है इस चीज़ पे। लेकिन जो सबसे मेन जो पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए चकबंदी। अच्छा। घेरवाड़। जब तक आप घेरवाड़ नहीं करोगे तब तक ये मान के चलो आपकी कोई भी किसान प्रगति नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ। वो अच्छे फसल नहीं ले सकता। और पलायन का सबसे मेन कारण में यही है। तो मतलब आप एक चाहते हैं कि पहाड़ों में चकबंदी होनी बहुत जरूरी है? बिल्कुल। अगर पलायन रोकना है, अगर स्वरोजगार अगर पहाड़ में सरकार को देना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी कि चकबंदी हो, घेरबाड़ की सुविधा हो सबसे पहले है। उसके बाद आप एप्पल मिशन चलाइए, कोई भी कीवी मिशन चलाए, पर ये चीज़ें तभी सक्सेस है जब तक घेरबाड़ नहीं। तो ये पहली चुनौती है। सबसे पहले, सबसे जरूरी का सबसे पहला जो काम होना चाहिए इस समय, भविष्य आने वाले जो समय में, जब तक हम लोग जो है खेतों में घेरबाड़ नहीं होगी या चकबंदी नहीं करेंगे, तब तक पहाड़ का किसान कामयाब नहीं हो सकता।
अच्छा, तो जो आप फसल उगाते हैं उसके मार्केटिंग कैसे मार्केटिंग हमारे तो सबसे मेन बात है कि जितनी भी फसल हमारे वो तो हमारे लोकल में कट जाती है टोटल? बिल्कुल जितनी भी है। अच्छा। हमारे यहाँ पे एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग है। हाँ। अब जैसे सीजन आ गया, हाँ। तो इस समय जो है जो भी मेरे ही नहीं जितने भी हमारे जो लोकल किसान हैं हमारे, हाँ। तो इतनी डिमांड है कि लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे। और लोगों को धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं इस चीज़ के लिए, लोग जागरूक हो रहे हैं कि जो बाजार का जो सामान है उस पर 1% का भी जो है विश्वास नहीं है। धीरे धीरे जाग रहे हैं लोग इसको। अगर जो घर का जो उत्पाद है उसको लेने के लिए हर कोई तैयार है। तो ऐसा कोई आया नहीं आपके सामने कि मुझे रमेश मीनान ने सिखाया, मैं भी ऐसा हो गया? बिल्कुल, कई लोग हैं हमारे साथ। कोई है? बिल्कुल बताओ। कई लोग हैं। अभी कोई एग्जांपल है? हमारे क्षेत्र में कई ऐसे बागवान हैं। हाँ। जो इसमें जो है अच्छा उत्पादन ले रही सेब का। तो 1 साल पहले जब वो मेरे नहीं, जो आपने ये जीवामृत, बीजामृत, हाँ बिल्कुल और घनामृत बिल्कुल बनाया, उसी के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने जो है रसायन त्याग के, अच्छा, रसायन को त्याग के अब वो इसमें जो है जीवामृत, घन जीवामृत उसका इस्तेमाल। इसको आप मार्केट भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मार्केटिंग नहीं, ये तो देखो ये ऐसा उपहार है हम लोगों के लिए कि ये 1 रुपये इसमें खर्चा नहीं, बहुत कम है, ना के समान है, मतलब कम लागत। इसीलिए इसको जो है इस खेती को जो कम लागत खेती का नाम इसीलिए इसको दिया गया कि ये देखिए जो आपका गोबर जो घर पे उपलब्ध है, हाँ। गौमूत्र घर पे उपलब्ध है। हाँ, जो ड्रम है उसमें तो थोड़ा एक बार खर्चा करना पड़ेगा, हाँ। बाजार से लाना पड़ेगा। फिर कहीं आपका जो कबाड़ वाला है उनसे 400-500 रुपये में ले सकते हैं। और बाकी 2 किलो गुड़ का आप कीमत लगा लीजिए और 2 किलो बेसन की आप कीमत लगा दी, कितने ना के समान है। जबकि रसायन में इतने ही जो 30 नाली के लिए अगर कोई रसायन इस्तेमाल करना चाहे तो 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा एक टाइम का है। अच्छा, कम अगर से कम 30 नाली में? हाँ बिल्कुल 30, अगर उसमें रसायन जैसे कि यूरिया हो गई, कई चीज़ें DAP वगैरह जो भी डालना चाहते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये इसमें खर्चा आ जाता है। और इसमें जो एक टाइम का खर्चा 200 से 500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता। वाह। हाँ, 30 नाली जमीन पे? बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं गारंटी के साथ इस चीज़ को तो फॉर फ्यूचर भविष्य का प्लान क्या है आपका? भविष्य का प्लान ये है कि मैं तो ये चाहता हूं मेरा भारत, दर्शकों को जरा पूरा बताइए। मेरा भविष्य का प्लान ये कि मेरा पूरा भारत जो है जहर मुक्त हो, रसायन मुक्त हो। अच्छा। और जहाँ भी मुझे जो बुलाना चाहे मैं हाजिर हूँ इस चीज़ को सिखाने के लिए। वैसे तो मैं सिखाए रहा, हमारा क्या है कि फ़ोन के माध्यम से हमारा संपर्क लगातार बना हुआ है। कई राज्यों से मेरे साथ जुड़े लोग किसान हैं। अच्छा। तो फ़ोन का ये लगा लीजिए, सुबह से शाम तक कम से कम 10-12 फ़ोन मेरे को आते हैं, रोज़ आते हैं। अच्छा, क्या पूछते हैं आपसे? भाई इसी बारे में कि कैसे करना है, क्या करना है, कितने स्तर पे हमने मतलब कितने स्तर पर हम करें खेती, या फिर हम इसको करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा या घाटा होगा। तो मेरा यही संदेश है सभी किसान भाइयों को कि आप इसको जो पहले कम स्तर पे कीजिए। अच्छा। कम जगह पे कीजिए और पहले इसमें आप एक बार जब आपका विश्वास बन जाएगा तो आप ऑटोमेटिक छोड़ देंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। एक बार सीखना पड़ेगा। हाँ, एक बार सीखना पड़ेगा, सीखना तो जरूरी है। हाँ। और एक बार ये इतनी सरल विधि है कि अगर मैं आपको एक बार समझा दूँ तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा, मतलब आप भूलोगे नहीं इस चीज़ को। कुछ इसमें सावधानियाँ हैं जैसे मैंने आपको बताई कि इन चीज़ों से थोड़ा इसको बचा के रखना, बाकी ये गारंटेड चीज़ है। ये ऐसी औषधि है कि जो आपके जो है पीढ़ियों तक चलती रहेगी। वैसे जो आज से जो हमारा जो हरित क्रांति का जो युग था उससे पहले यही खेती होती थी, माध्यम भले दूसरा था, तो उससे पहले यही खेती होती थी, रासायन का कहीं मिश्रण नहीं होता था। रासायन का कहीं मिश्रण नहीं होता था। तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को या पहाड़ के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है सभी लोगों को कि आप लोग जो है पलायन न करके, जो हमारे नवयुवक का साथी है उनसे ये निवेदन है मेरा कि आप लोग पलायन न करें, अपने पहाड़ को बचाएं, अपनी ज़मीन को बचाएं और आओ मिलजुल के रसायन मुक्त खेती करें और अपना जो है स्वरोजगार अपनाएं। बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है। हमें अभी जरूरत है अपने उत्तराखंड को बचाने की, अपनी खेती को बचाने की। अपने ही पहाड़ में आप स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं और विशेषकर प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा दें, उसी से रोजगार, भारत सरकार पर कुछ समय ऐसा उसी से रोजगार करें। जी। और आज के इस बातचीत में आपको पता चल गया होगा कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रमेश मीनान जी ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई आपका, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को और पहाड़ के किसानों को दी है। ऐसे ही किसी दूसरी कड़ी को लेकर के आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।